1950 से। तो 26 जनवरी 1950 जो है 26 जो है जैन, है ना, जैन का महीना, और 1950 की बात है ना, 1950 की बात है। कब की बात है? 1950 की बात है। तब जाके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, ठीक है, किस में आया? फोर्स। इसीलिए देखो 26 जनवरी को हम लोग ना 26 को, है ना, तो डेमोक्रेसी अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेज बनाते एक तरह से देखा जाए तो 26 को, ठीक है। तो ये आपको मालूम है, और उसी दिन आपको छुट्टी भी मिलती है, 26 जनवरी को मिलती है, और 1947 जो है 15 अगस्त को मिलता है जब इंडिपेंडेंस हुआ था। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो 26 जनवरी को अपने को छुट्टी उट्टी क्यों मिलती है भैया? ये इसलिए मिलती है कि उस दिन क्या हुआ था, अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, उसको बना नहीं बल्कि फोर्स में आ गया था, ठीक है। तो ये अपने को याद रखें भाई, 26 जनवरी को जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत की एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो कोई भी काम नहीं, यानी कि सारे कानून की बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कानून की बुक होती है। आप अपने बुक के शुरू में देखोगे तो प्लेज जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें, बट हमको फटाफट आज खत्म करना है, तो हम लोग जो मेन पॉइंट है उसी पे ध्यान देंगे। तो देखो, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है अपना आरटीआई, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरटीआई, है ना, ये क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है। और ये भाई 2005 में बना। कैसे बना? कि हम लोगों को भी मालूम होना चाहिए ना, सरकार क्या करी क्या नहीं कर रही है, आपके मोहल्ले का एमएलए क्या कर रहा है ना, कारपोरेटर क्या कर रहा है, ये सब अपने को मालूम होना चाहिए, है ना भाई। हमारा कुछ हक होता है ना, हमारा कुछ राइट्स होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आरटीआई डाल के देख सकते हैं भाई, हाँ हमारे यहाँ मोहल्ले में सड़क बनाए कि नहीं बनाए। तो हमको मालूम करना पड़ेगा कि सड़क कैसे बनाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक आरटीआई डाल दो, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन डाल दो आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, और डाल के बोलो भाई पूरा उसमें एप्लीकेशन मार दो, है ना। एप्लीकेशन तो इंग्लिश में लिखने आ ही गया होगा ना, एप्लीकेशन लिख के दे दो कि भाई काम करो सर जी, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये रोड में कितने पैसे लगे हुए, और ये मत लिखना कि कितने खाए हुए तुमने, है ना, वो अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ ये लिखो कि भाई कितने पैसे लगे हुए कितने नहीं लगे हुए ये बताइए, और ये रोड कितने दिनों का काम था प्रोजेक्ट, और कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो ये आरटीआई वगैरह का फायदा है जो मैं आपको बता दिया, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। बट ये लिखना नहीं है आपको, लिखना क्या है ये देखो, है ना, इट इज एम्पावर सिटीजन। आरटीआई क्या करता है? एम्पावर करता है सिटीजन जो है, यानी कि आपको क्या करता है, एम्पावर करता है। तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्या करता है, एम्पावर सिटीजन, सिटीजन को एम्पावर करता है। पहला पॉइंट ये याद होना चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको याद रहेगा। पहला पॉइंट क्या है, एम्पावर सिटीजन, सिटीजन को एम्पावर करता है, ठीक है। और सिटीजन को अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई, है ना, चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलो चांस लिख देता हूँ, आसान वाला वर्ड, चांस मिलता है इंटरेक्ट करने के लिए। किसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए भाई? गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट विथ गवर्नमेंट। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। शॉर्ट में लिख दो ना, गवर्नमेंट चलेगा ना, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में स्पेलिंग खा खा के लिखूंगा, है ना। मेरे को भूख तो नहीं लगी है मगर फिर भी मैं खाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो 2 पॉइंट मैंने लिख दिया। पहला पॉइंट क्या है, क्या करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन से हमको क्या मिला कि भाई हमको क्या हुआ कि भाई हमारा जो है एम्पावर हुआ सिटीजन जो है, हम यानी कि सिटीजन क्या हो गया, उनको एम्पावर हुए सिटीजन, है ना, उनको थोड़ा सा और पावर मिल गया। दूसरा क्या हुआ, चांस इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट। और इससे क्या है, सिटीजन को यानी कि आम पीपल को, लोगों को चांस मिला कि वो गवर्नमेंट के साथ क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको देखो ये क्या एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है। और ये क्या प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है भाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये हमें प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है? हार्मोनी। क्या हार्मोनी भाई? गवर्नमेंट और जो बंदे लोग हैं, बंदे बोले तो अपन लोग यार, है ना। हार्मोनी किसके बीच में? अपने और गवर्नमेंट के बीच में ना। हार्मोनी बिटवीन, किसके बीच में भाई? बिटवीन पीपल एंड, और जंगल के बीच में नहीं, किसके बीच में? पीपल और गवर्नमेंट के बीच में। किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट समझ जाना, मैं बोल रहा हूँ हर चीज में लिखूंगा नहीं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, हार्मोनी करता है ना, प्रमोट हार्मोनी। किसको प्रमोट करता है? हार्मोनी को। ऐसे याद रखो, प्रमोट करता है हार्मोनी बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट ये हो गया आपका। चौथा पॉइंट देख लेते भाई, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है। चौथा, आफ्टर द 2000 द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फूड सिक्योरिटी। आप देखो उसके बाद क्या हुआ, 2000 के बाद, आफ्टर 2000 के बाद हो गया क्या? कब की बात है? 2000 के बाद, है ना। सबको क्या राइट्स मिला? सिटीजन इंडिया को क्या हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, आरटी के हिसाब से क्या हो गया, इंडिया के जो सिटीजन है उनको क्या मिला, है ना, राइट टू एजुकेशन मिल गया। किसका एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, हर बंदे को एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन।
और भाई स्पेलिंग सही नहीं है समझ लेना, एजुकेशन लिखा हूँ इसको, है ना, लिखना थोड़ा भारी पड़ रहा है, इसके ऊपर पेन चलाना भारी पड़ता है। और फूड सिक्योरिटी यानी जिसको आप लोगों को जो बच्चे मालूम होगा, फूड सिक्योरिटी में क्या होता है, जो अनाज वगैरह मिलता है ना राशन कार्ड वगैरह पे, देखो सस्ते में, वो फूड सिक्योरिटी में एक तरह से आ जाता है। ठीक है, तो राइट्स, दो बातें यहाँ पे मालूम पड़ गई हमको। एक तो हमको राइट टू एजुकेशन, यानी पहली से लेकर 8वीं तक हर बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। अच्छा, पहली से 8वीं तक एजुकेशन नहीं दिया गया तो क्या होगा, बच्चा जाके पेरेंट्स के ऊपर कंप्लेन कर सकता है। ये भी हकीकत है, मालूम है, कोई बच्चे को उसका पेरेंट्स अगर नहीं पढ़ाएगा तो क्या करेंगे, उसके ऊपर पूरा का पूरा भाई बवाल कर सकता है बच्चा, जाके क्या बोल सकता है, भैया हमको पढ़ा नहीं रहे, पुलिस में कंप्लेन कर देगा। हाँ, और आरटी एजुकेशन के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत क्या भाई, हमारा हक है कि हमको 8वीं तक पढ़ाना चाहिए, बट हमको नहीं पढ़ा रहे, तो फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा का क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। तो ये काम करने का नहीं है। तो हम लोगों ने देखो मेन पॉइंट देखा राइट टू इन्फॉर्मेशन में। पहला पॉइंट क्या है कि इंपावर करना सिटीजन को, दूसरा पॉइंट क्या है, जो सिटीजन को इंटरेक्ट करने मिल जाता है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, नंबर 3 जो पॉइंट है, हार्मोनिक क्रिएट करता है बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट के बिटवीन, है ना, क्रिएट करना यानी प्रमोट करता है। और आफ्टर 2000 के बाद राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड अपने को मिल गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, आप याद रख कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ कि बच्चों का कमेंट्स क्या है। ठीक है, तो जब तक आप मुझे बताओ कि सब लोग एक बार कमेंट्स करके बताओ कि अभी स्टार्ट किए कि कैसा समझा कि नहीं समझा। ठीक है, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या लिया मैंने, इस पर खत्म कर दिया, कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट आर भी लेंगे मैं। जब तक मैं एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूँ आप लोगों की। 18 लोग जुड़े हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, ओके, मनियार जुड़ चुके हैं, कृष्णा जुड़ा है अपने साथ, और स्नेहल जुड़ी है, हाय स्नेहल, मोहम्मद उमर जुड़ चुके हैं, रेहान जुड़ चुके हैं। चलो बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पेज की तरफ भाई, है ना। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, सोशल जस्टिस इनइक्वलिटी, और क्या क्या पॉइंट आ सकता है जो एग्जाम में कुछ नोट्स वगैरह जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद। हाँ, वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो क्या देखते हैं भाई, रिगार्डिंग माय पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट देख लेते हैं। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये देख लेते हैं, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन सीट क्या है भाई, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन सीट है, रिजर्वेशन सीट्स, सीट्स का जो रिजर्वेशन है वो देखने का अपने को। ठीक है, अब सम सेक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो कुछ लोगों को जो है भाई, उनको ना डिनाई कर दिया गया। क्या डिनाई कर दिया गया उसके ऊपर देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो सम सेक्शन ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्स डिनाइड सोशल जस्टिस, कुछ लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिला। कितने लोगों को, कुछ लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिला। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि भाई कुछ लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिला। अब इसकी वजह से क्या हुआ, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, उनको क्या नहीं मिला, डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, तो उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला। ठीक है, किसको नहीं मिला, कुछ लोगों को सोसाइटी के अंदर, है ना, जिनको रिजर्वेशन मिला है, तो है ना, वो समझ सकते हैं जिनको किसको रिजर्वेशन मिला है। तो उन लोगों को उतना हक नहीं मिला, तो उन लोगों ने प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं मिला स्टार्ट में, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो है, इसीलिए इस पॉलिसी को लाया गया, रिजर्वेशन की पॉलिसी को, जिनको उनका हक नहीं मिला, जिनको उनका राइट्स नहीं मिला, जिनको एजुकेशन मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो उसके बेस पे उनको क्या मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, या कुछ और भी उनके राइट्स उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए किया गया। अब उसमें कितने लोग हैं भाई, किसको रिजर्वेशन दिया गया, एससी वालों को दिया गया, एसटी वालों को दिया गया। ठीक है, और अब तो कुछ ओबीसी वालों को भी दे दिया गया है, तो इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, ये बात आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इन लोगों को किया है। इसमें मेन पॉइंट क्या आपको याद रखना है, पहला पॉइंट क्या है, इनको सोशल जस्टिस नहीं मिला था। ठीक है, और दूसरा क्या है, इनको प्रॉपर एजुकेशन वगैरह भी नहीं मिला था। ठीक है, इसके बेस पे एसटी एससी ओबीसी वाले लोगों को क्या हुआ, रिजर्वेशन मिला। तो ये मेन पॉइंट आप याद रख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, एक पॉइंट्स और देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो सोशल जस्टिस के बाद वीमेन रिजर्वेशन भी देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा वीमेन रिजर्वेशन देख लो। तो वीमेन का रिजर्वेशन देखो, वीमेन की बात करें तो भाई औरतों को रिजर्वेशन क्यों मिला कई जगह पे, वो देख लेते हैं हम लोग पॉइंट। ठीक है, तो वीमेन रिजर्वेशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करती है, वीमेन को इंपावर करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया, पहली बात। तो
पहली बार जो है 22 वीमेन, है ना, 22 वीमेन सिलेक्ट किए गए। कब हुए? 22 वीमेन सिलेक्ट हुए, 22 वीमेन जो है सिलेक्ट हुए। कब सिलेक्ट हुए ये बात याद रखना है आपको, ये पॉइंट बताना है आप लोगों को, है ना। ये सिलेक्ट हुए पहला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन जब हुआ था, कब हुआ था? 1951 और 52 में, ठीक है। तो पहली बार 22 वीमेन जो है 22 वीमेन सिलेक्ट होकर आए थे लोकसभा के इलेक्शन में 51 और 52 के बीच में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में इनको रिजर्वेशन कितना मिला? वीमेंस को 50% रिजर्वेशन मिला। किसमें? लोकल इलेक्शन में, ये याद रखिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप याद रख सकते हैं, है ना, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वीमेन को रिजर्वेशन क्यों दिया गया? एम्पावर करने के लिए उनको, है ना, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, है ना, उनके अंदर हिम्मत पैदा करने के लिए। और पहली बार जो लोकसभा के इलेक्शन कब हुआ? 1951 से 1952 तक हुआ, है ना, 52 में हुआ। और कितने वीमेन सेलेक्ट होकर आए थे? 22 हुए थे। और लोकल में कितना मिलता है? 50% रिजर्वेशन वीमेंस को मिलता है। तो ये बेसिक बातें आपको मेरे ख्याल से सभी को याद होना चाहिए और सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ चीजें और देख लेते हैं, है ना। ये फिलअप अगर आप कर सकते हो। देखो लोकल में कितना सीट मिलता है, फटाफट कमेंट्स करके बताओ। अब भी देखा ना हमने, लोकल में कितना होता है, बताओ, कमेंट्स करके बताओ फटाफट, लोकल में कितना मिलता है। चलो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इलेक्टोरल प्रोसेस में आएंगे भाई, इलेक्टोरल प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। इसमें क्या चीज देखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन देखेंगे, कई चीजें और देखेंगे। और क्या क्या पढ़ना है इसमें? रिगार्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंसी, अच्छा रीऑर्गेनाइज करना है, मिड टर्म इलेक्शन है, दो चीजें हैं इसमें, ठीक है। कमेंट्स करो फटाफट। चलो क्या आया? थर्ड पॉइंट बोला बंदे ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और लोग बोलो, बोलो फटाफट, और लोग बोलो भाई, क्या आएगा? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग, इलेक्टोरल प्रोसेस में आ जाते हैं। इसके ऊपर मैं पढ़ाया भी था, सारी एक वीडियो बनाया पूरा का पूरा चैप्टर का, मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाया था चैप्टर के ऊपर। अगर वो चाहो तो आपको प्लेलिस्ट में शायद मिल जाएगा, ठीक है, उसमें भी, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है, इसमें इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, इलेक्शन की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन के जरिए क्या होता है? कोई भी सरकारें बदलती हैं, और इस इलेक्शन बार बार इसलिए होता है कि भाई पहले वाला अपने आप को राजा ना समझने लगे। कोई बंदा अगर बैठ जाएगा तो खुद को क्या समझने लगेगा? राजा। और सबको क्या समझ जाएगा? गुलाम, ठीक है। तो राजा और गुलाम की कहानी, है ना, तो रानी भी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो राजा की कहानी क्या है कि भाई सब अपने आप को राजा समझने लगेंगे, तो बाकी लोग क्या होगा, है ना, सब घपला करके खा जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, रोड भी कच्ची रह जाएगी और बिल्डिंग भी गिरते रहेंगे, है ना। तो इलेक्शन बार बार होना जरूरी है ताकि गवर्नमेंट चेंज हो, और आप भी आगे जाके वोटर बनोगे, है ना। अभी तो आपको वोटर बनने से ज़्यादा खुशी होगी कि कब उम्र पूरा हो जाए हमारा और हमको वो मिल जाए, क्या बोलते हैं भाई, बाइक की चाबी, है ना। तो हमें क्या चलाना है भाई? बाइक चलाना है, और हमें फ़ौरन से क्या बोले, लाइसेंस मिल जाए तो हमें थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो अभी वोट देने का मज़ा तो किसी को नहीं है। अच्छा कोई बताएगा मेरे को, कौन यहाँ पे नेता बनना चाहता है ना? कोई नेता उता बनना चाहता है तो बोलो भाई, है ना। नेता कितने लोग बनना चाहते हैं, ठीक है। तो नेता वाले कमेंट्स करो फटाफट, है ना। कोई एमएलए सीएम बनना चाहता है क्या? सीएम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिक्शा चलाना पड़ेगा, और पीएम बनने के लिए चाय बेचना पड़ेगा। है ना? तो वो सब करना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा। अब बोले सर पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई भी कर लेना है साथ में। तो हम लोग आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स पे, देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट जो है हमारे लिए, रीऑर्गेनाइज करना है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सितंबर 2000 इसमें पूछा था, 1 में पूछा था, सितंबर के एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ये नेता है, चलो उमर नेता है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके लिए होता है? तो इलेक्शन कमीशन किसके लिए करता है? लोकसभा के लिए करता है, और किसके करता है? लोकसभा के लिए और विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो गया? विधानसभा हो गया। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। विधानसभा जो है आपका महाराष्ट्र में जो होता है ना, जैसे आपका एमएलए, तो एमएलए कहाँ बैठता है? जाके विधानसभा में बैठता है, ठीक है। और एमपी जो होता है, खासदार जिसको बोलते हैं, तो खासदार जब बैठता है कहाँ पे बैठता है? लोकसभा में। खासदार को, है ना, लोकसभा बोलते हैं ना, लोकसभा का मेंबर रहता है, ठीक है। ये याद रखिए, विधानसभा में जो रहता है एमएलए जो रहता है वो विधानसभा में बैठता है, और लोकसभा में कौन बैठता है? खासदार आपका जो रहता है, एमपी जो रहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, एमपी यहाँ बैठता है, और यहाँ पे एमएलए बैठता है आपका, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है।
अच्छा कौन कहाँ से है भैया बता दो। सर हिस्ट्री में 40, अरे तू 40 ही लेके आएगा, टेंशन मत ले। फिर आगे ध्यान दो। चलो पहला पॉइंट ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी बनती है, लोकसभा की बनती है और विधानसभा की बनती है। 2 पॉइंट अपने को मालूम पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। The election commission had decided upon the constituency before the first election. As the year passed, there was a lot of migration of the people of for business and other activities. ठीक है। अब देखो पहला इलेक्शन तो हुआ था, पहले रिऑर्गेनाइज किया गया था, कब किया गया था 1950 के आसपास, ठीक है। और पहले इलेक्शन के आसपास हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोग ना इधर से उधर भागने लगे। अब जाहिर सी बात है, कोई यहाँ पे आप समझ लो लातूर का है तो आके मुंबई में बस गया, है ना, कोई नांदेड़ से मुंबई में आ गया, तो कोई पुणे आ गया, तो कोई नागपुर चले गया, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, लोग इधर से उधर जाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, आबादी जो पॉपुलेशन है कम ज्यादा होने लगता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कम ज्यादा होता है तो इसके लिए रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा, माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ठीक है। याद रहेगा क्या करना पड़ता है, रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है बबुआ, है ना, ये बात याद रखो आप। तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ी वजह है, माइग्रेशन की वजह से आपको करना पड़ता है। नंबर ऑफ वोटर्स जो है उसमें क्या होता है, कम कुछ किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम हो जाते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ जाते हैं। तो वही मेन पॉइंट है, तुमको ये याद रखना है। तो आपको ये बता सकते हो कि कई चीजें बता सकते हो। पहली बार जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मैंने बता दिया, लोकसभा और विधानसभा जो हो गया वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। और सबसे बड़ी वजह क्या है ना, रिऑर्गेनाइज करने की माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन भी लिख सकते हो आप, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, देखो कई इलाके में पहले नहीं थे, लोकसभा नेता भी हो गया है। तो क्यों हुआ ये, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या, पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी, आबादी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो पूरा है बांट दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मेन पॉइंट्स है, आप इतने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हो। तो मेन पॉइंट्स फिर भी देख लेते हैं हम लोग दोबारा से एक बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, कहाँ पे होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है लोकसभा की जहां पे एमपी बैठता है, विधानसभा की होती है जहां एमएलए बैठता है। और दूसरी बात, माइग्रेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी रिकॉग्नाइज किसकी वजह से करना पड़ता है, माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन एक सबसे बड़ी वजह है, पहला पॉइंट ये दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट दे सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, है ना, टाइम टू टाइम क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन भी वजह है, एक रीजन है जिसकी वजह से रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मिड टर्म इलेक्शन, ये मिड टर्म इलेक्शन क्या हुआ, देखो अभी महाराष्ट्र में सरकार गिर गई थी। किसकी सरकार गिरी थी भाई, बता रहे हो, बता रहे बाबा, किसकी गिरी थी सरकार। अरे मार रहे इसको, कौन आ रहे, राजू है रे, कौन है, जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ, किसकी सरकार गिरी थी, कौन भागा कौन उठा, गद्दारा ना समा नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो मिड टर्म इलेक्शन कब होता है, ये आप लोगों को मालूम चाहिए कि मिड टर्म इलेक्शन तभी होगा जब एक पार्टी बहुमत में नहीं आए। कोई भी पार्टी अगर बहुमत में नहीं आए, है ना, मेजोरिटी में नहीं आती, तब होता है। या कभी कभी होता है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग भाग जाते हैं। जैसे कि अभी मिड टर्म इलेक्शन होना चाहिए था, बट मिड टर्म इलेक्शन होता हुआ ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सामने वाली जो पार्टी थी पूरा का पूरा लेके गवर्नमेंट चली थी, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह वही रही थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था, है ना। मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ जब तक, हाँ कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ क्या क्या लिखा हुआ सबका। इसके बाद तो बस भारी वाला चैप्टर आएगा, उसके बाद जो चैप्टर आने वाला है उसमें तो बस मजा ही मजा तुम लोगों की, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिटिकल पार्टी में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिड टर्म इलेक्शन के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो कि भाई मिड टर्म इलेक्शन जब कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आती, मेजोरिटी में नहीं आती, है ना। मेरा नाम अभिषेक है सर, पेपर इजी तो होगा ना हिस्ट्री का। सिंधे सरकार, अरे वाह, सार्थक ने बताया सिंधे सरकार, ठीक है।
तो ये है कि देखो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं बताता हूँ मिड टर्म इलेक्शन के लिए, डायरेक्ट याद रखिए आप, है ना, कि मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है, जब कोई भी पार्टी, है ना, कोई भी गवर्नमेंट, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान में रखिए, आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना, जब कोई गवर्नमेंट, जो कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, कॉलिशन गवर्नमेंट जो होती है, कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी दो पार्टी की गवर्नमेंट होती है, उसको कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना। अखाड़ी सरकार सुनिए ना वर्ड, अखाड़ी सरकार, यानी जैसे अभी सरकार जो किसकी बनी है, शिंदे सरकार है और बीजेपी की सरकार बनी हुई ना। अब इसमें से अगर शिवसेना ने, शिंदे सरकार ने बोला भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है, वो छोड़ के चले गए, तो क्या हो जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी दो पार्टी की अगर सरकार बनती है और एक पार्टी छोड़ के चले जाता है, या फिर एक ही पार्टी के अंदर कुछ मेंबर छोड़ के चले जाते हैं, है ना, मेंबर जो होते हैं, मेंबर यानी कि जो एमएलए हो गए या फिर आपका एमपी हो गया, है ना, सेंट्रल में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा तो एमपी, और स्टेट गवर्नमेंट से हम समझेंगे तो क्या हो गया, एमएलए, यानी कुछ एमएलए उसके जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो छोड़ के चले जाते हैं पार्टी को, और पार्टी जो होती है माइनॉरिटी में आ जाती है ना, पार्टी किस में आ जाती है, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में मतलब क्या होता है, एक सरकार बनाने के लिए सॉरी एक सीट चाहिए रहता, वो सीट से नीचे आ जाते हैं, तब क्या होता है, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, मिड टर्म इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि अगर कॉलिशन गवर्नमेंट में अगर एक पार्टी छोड़ के चली जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट को, तो क्या होता है, मिड टर्म इलेक्शन होता है, या फिर एक ही पार्टी के कुछ मेंबर्स, कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, तो एक नया गवर्नमेंट बनता है ना, सॉरी एक नया इलेक्शन होता है, ये मिड टर्म इलेक्शन हो गया। एक्सप्लेन द फंक्शन, अपने को क्या लिखना है अभी, एक्सप्लेन द फंक्शन द इलेक्शन कमीशन, और इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ये देखो पिछले साल 2022 में क्वेश्चन पूछा था, तो चांस आने का कम है, फिर भी अपन देख लेते हैं हल्का हल्का, ठीक है। तो एस्टेब्लिश ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, पहले सबसे पहले क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, है ना, पहला काम है कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बार बन जाएगा, उसके बाद बाकी काम होने वाला है। नंबर 2 क्या होगा, फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, फिर उसके बाद यादी बोलते हैं ना, हमारे इलाके में यादी आ गया देखो वोटर लोगों का, तो सेकंड टाइम क्या होता है, वोटर का यादी बन जाता है, ये हो गया, यानी कि जो फाइनलाइजिंग करते हैं वोटर लिस्ट होता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है, नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, उसका जांच पड़ताल करना, ठीक है, चेक करना, ठीक है, चेकअप बोल सकते हो एक तरह से। एक्चुअल वोटिंग, ठीक है, उसके बाद एक्चुअल वोटिंग होती है, और इलेक्शन जो होता है कैंपेन होता है, यानी जो भी एमएलए वगैरह जो भी इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट, वो क्या करेंगे, कैंपेन करेंगे, अपना गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमेंगे, ए भैया वोट दे दे, मेरे को वोट दे दे, वो काम करेंगे फिर, ठीक है, भीख मांगेंगे, साल भर राजा बनते रहते हैं और एक दिन भीख मांगते हैं, ठीक है। एक्चुअल वोटिंग कब होता है उसके बाद एक्चुअल वोटिंग होता है, काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा, उसके बाद फिर रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद रिजल्ट आ गया तो भाई एक बार वो शेयर बन गए, ठीक है, रिजल्ट से पहले भिखारी रहते हैं, उसके बाद शेयर बन जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, रिजल्ट ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन, ठीक है, कुछ डिस्प्यूट वगैरह रहता है, इसको भी सॉल्व करना रहता है। कभी बोल देते भैया हमको क्या चाहिए, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ है, वोटिंग सही नहीं हुआ है, वोटिंग फिर से कराओ, तो ये सब जो झमेला रहता है वही हो गया आपका डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, आपको याद रखना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का जो फंक्शन है वो याद रखने का हमको। तो सबसे पहले क्या करता है इलेक्शन कमीशन, तो वोटर लिस्ट बनाता है, जो 18 साल के अपने बच्चे लोग हो गए उनको वोटर लिस्ट बनाने का, वोटर लिस्ट, तो पहला काम करने का वोटर लिस्ट बना देने का बच्चे लोगों का फिर दूसरा काम जो है टाइम टेबल बताने का, क्या करने का, टाइम टेबल, कि इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा, टाइम टेबल बनाने का, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, वोटर लिस्ट बना देने का सबका, है ना, तुम लोगों का बना के नहीं बनेगा भी नहीं इतना जल्दी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करने का, टाइम टेबल बनाने का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करने का, कंडक्ट करने का, कंडक्ट क्या करने का भाई, है ना, कंडक्टर बनाने का नहीं रे बाबा, कंडक्ट करने का, क्या कंडक्ट करने का, फेयर इलेक्शन, कैसा इलेक्शन, फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने का है ना। तीसरा काम, पहला काम क्या है भाई, वोटर लिस्ट, दूसरा काम क्या है, टाइम टेबल बना, किसका टाइम टेबल, इलेक्शन का, तीसरा पॉइंट क्या है, कंडक्ट करना, क्या कंडक्ट करना, फेयर इलेक्शन, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट, एक पॉइंट और लिख दो, रिकॉग्नाइज करना, क्या रिकॉग्नाइज करना, कि भाई पार्टी वाली जो है असली पार्टी है कि नहीं, यानी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है कि नहीं, पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, किसको, पार्टी को, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन जो देने का भाई कि ये पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है नहीं लड़ सकती, तो पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन जो कौन देता है भाई, इलेक्शन कमीशन देता है, ये पॉइंट हो गया अपना। अगला रिजोल्व करना डिस्प्यूट, रिजोल्व करना है डिस्प्यूट जितने हैं, झगड़े लड़ाइयां जितनी है सब डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना है।
डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन से रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करना। डिस्प्यूट्स है यहाँ पे सॉरी तो कुछ पॉइंट्स याद रखोगे। पहला नंबर है इलेक्शन कमीशन का जो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन में क्या, वोटर लिस्ट तैयार करना। अब इसके ऊपर आप लिख सकते हो वोटर लिस्ट किसका तैयार करना, पीपल्स के, जिसके लोगों के हैं, आप सिटीजन्स के, जैसा भी सेंटेंस बना के लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट याद रखो। देखो एग्जाम में आंसर लिखते वक्त जो तुम्हारा मेन पॉइंट होता है ना, वो जरूरी होता है कि तुम पॉइंट लिख रहे हो कि नहीं। बाकी कितनी भी बाकायदी करो, कुछ भी लिख के आओ, नहीं चलेगा, उसमें बस मेन पॉइंट तुम्हारा होना चाहिए। यहाँ पे देखो मेन पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जो है वोटर लिस्ट, तो तुम्हारा वोटर लिस्ट है तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना। दूसरा काम क्या है, टाइम टेबल बनाना। किसका टाइम टेबल, इलेक्शन का, ठीक है, जो भी इलेक्शन होने वाले, दो तुम थोड़ा सा फेंक फाक के लिख सकते हो यहाँ पे, लोकसभा का इलेक्शन जो हो रहा है, या फिर एमएलए का जो इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, सारे विधानसभा का, लोकसभा या जिला परिषद का इलेक्शन, सारे इलेक्शन का जो टाइम टेबल तैयार करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ऐसा करके लिख सकते हो, ठीक है। और ये याद आया, कौन बोलता है, हमारा नाम आलू नहीं, हमारा नाम लालू है ना, यो एक नेता है बिहार के, है ना, उनकी बीवी है रबड़ी देवी। चलो आगे, कंडक्ट फेयर इलेक्शन, कौन करता है, फेयर इलेक्शन कंडक्ट करता है ना। इलेक्शन कमीशन का तीसरा पॉइंट क्या है, फेयर इलेक्शन कंडक्ट करेगा। फिर उसके बाद चौथा काम करना है पार्टी को आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना कि भाई ये पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है कि नहीं लड़ सकती है। उसके बाद अगला है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, रिजॉल्व करना डिस्प्यूट। अच्छा एक चीज और लिख दो, सिंबल भी पार्टी को देना, है ना, सिंबल देना। जैसे अभी डिस्प्यूट क्या हुआ था, एग्जाम्पल समझो, जैसे कि अभी शिवसेना का दो धड़ा बन गया ना, एक शिंदे सरकार हो गया, शिंदे पार्टी का हो गया, और दूसरा ठाकरे ग्रुप हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसमें सिंबल किसको मिलना चाहिए, तो बाद में किसको सिंबल मिला, कोई बताएगा, कोई नेता का टाइप है बच्चा इधर, हाँ, तो यहाँ पे सिंबल किसको मिला बता दो फटाफट, है ना। तो सिंबल भी एक तरह से देती है। तो तीर कमान किसको मिला भाई, है ना, वो बता दो अपने को, ठीक है। तो कौन लेके गया, तो ये सिंबल मिला। तो ये डिस्प्यूट कौन सॉल्व कर रहा था, है ना, ये तो बाद में चले गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गया था, बट इसको स्टार्ट में वो कर सकते थे अपना। अरे अच्छा अच्छा, ये तो अलग ही जोक मचा रहे हैं, कविता ठीक है मम्मी की आईडी, अरे क्यों परेशान करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये मेन पॉइंट्स था अपना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आज तो अपने को खत्म करना है, पूरा चैप्टर खत्म करने का अपने को। देखो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में पूरा का पूरा जो मैंने पॉइंट बताया था ना, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, रोल ऑफ वोटर्स, ये सब लिख सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज में आ जा सकते, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको अपन कवर करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, चलो फटाफट पार्टी का नाम बताओ रे बाबा, पार्टी का नाम बताओ रे बाबा। अच्छा, अरे बाबा चेतन तेरे से सीख जाएंगे ना, काय को टेंशन ले रहे हैं, हाँ, अभी रोस्टर बन जाते तो फिर टीचर नहीं रहते ना अपन, है ना, तो फिर रोस्टिंग करते, है ना, कैरी मिनाती के जैसा, चार गाली देने का और रोस्ट करने का। चलो आगे देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, फटाफट बताओ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजनलिज्म देखते हैं, नेशनल पार्टीज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो भैया बहुत होती है ना, बहुत सी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है ना, जितना गिनोगे कम है ना, वो तो गिनते चले जाओगे, इतने ज्यादा है ना। हर मोहल्ले में हर दूसरा पार्टी नया नया बन के तैयार हो जाता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन। तो पॉलिटिकल पार्टीज की तो कमी नहीं है, और हर पार्टी चाहती है कि अपना सरकार बनाए, है ना, राजा अपना हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही है। पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है, पीपल कम टुगेदर एंड participate in electoral process to acquire political power. Such organization are called political parties, है ना। जो अपने मोहल्ले के लोग हैं, यानी कि पीपल जो है वो साथ में आके जुड़ेंगे, और जुड़ के एक क्या करेंगे, है ना, जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो आके इलेक्शन लड़ते हैं और पावर हासिल करते हैं। कौन सा पावर, इलेक्ट्रिकल, अरे इलेक्ट्रिकल बिजली वाली नहीं है यार, मैं कुछ भी बोलता हूँ, है ना। कौन सा पावर भाई, इलेक्टोरल पावर, है ना। इलेक्टोरल पावर के जरिए, इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए एक्वायर करते हैं, अचीव करते हैं पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर जो हासिल करता है एक प्रोसेस के जरिए, कौन सा प्रोसेस जो है इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए, वो कहलाता है पॉलिटिकल पार्टी। ये आपका पहला फिलअप था एक तरह से, ये पहला फिलअप है आपका, ठीक है, ये याद रखिए। तो आपको याद रखना है। अब देखो एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है
एनसी ये पार्टी कहाँ पे है, तो आप सभी को याद होना चाहिए ये पार्टी जो कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की ये पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब राज ठाकरे साहब की पार्टी है भैया, कुछ भी लिखता है एमएनएस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी जो है ये कब फॉर्म हुई थी पहले भारतीय जनता पार्टी जो थी, बीजेपी जो थी, पहले क्या थी, जनसंघ थी। क्या थी, जनसंघ थी, जनसंघ थी। ये पार्ट आप याद रख सकते हैं, पॉइंट एक तरह से मैं दे सकता हूँ। और जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वाज ट्रांसफर्ड इनटू डैश पॉलिटिकल पार्टी। तो एक ये भी सवाल है, तो द्राविड़ा जो है ये तो बहुत तमिलनाडु की पार्टी है, कजागाम से याद रखो वर्ड, बस कजागाम याद रखो, मेरे को पूरा नाम भी याद नहीं आ रहा, इतना लंबा नाम है इसका, द्राविड़ा करके है, द्राविड़ा कजागाम, तो कजागाम, चलो ऐसी कुछ याद रख लो। तो ये पार्टी जो है आपका एक फिलअप है, और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस देगा, आसाम देगा, शिवसेना देगा, तो जाहिर सी बात है तीनों चारों नहीं, तो कजागाम वाला याद रखो। तो ये पार्टी जो है जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट से बना हुआ है ना, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, इसके खिलाफ बना हुआ था कजागाम की पार्टी, ठीक है। तो एक तरह से फिलअप वगैरह था, मैंने करा दिया। चलो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो आपको ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आ सकता है एग्जाम में, तो ये आपको करना अच्छे से, और सारी चीजें अच्छे से। अब रीजन की बात हुई तो भाई लोकल की बात होगी, है ना, अपने मोहल्ले की बात होगी, नहीं भैया, हाँ वही मोहल्ले ही समझ लो, मोहल्ले मतलब स्टेट की बात कर लो, ठीक है। तो हमारी स्टेट की बात होगी, स्टेट में पूरा देखेंगे हम कि स्टेट में कौन कौन सी पार्टी है, कौन कौन सी पार्टी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्च 2019 में भी पूछ चुका है, 20 में भी पूछ चुका है, दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसी के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला पॉइंट इसी के देखेंगे कि इसकी कहानी क्या है, ये रीजन वाला कहानी कहाँ से आ गया। अब जाहिर से रीजन लिखा हो तो रीजनलिज्म भी रीजन ही से स्टार्ट होता है, तो देख लेते भाई कि ये रीजनलिज्म क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। देखो इंडिया बहुत बड़ा है ना, इंडिया क्या है, बहुत बड़ा है भाई, है ना, वास्ट कंट्री है इंडिया, कैसी कंट्री है, वास्ट कंट्री है। कौन है भाई वास्ट कंट्री, इंडिया है ना। अब हर डिफरेंट एरिया है, कैसे एरिया, डिफरेंट एरिया है, और हर एरिया का क्या है, हर एरिया का क्या है बोलो, डिफरेंट एरिया में लैंग्वेज है, लैंग्वेज है ना, सबका लैंग्वेज है, कल्चर है, लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर है, ये बातें हमको याद है, रहना चाहिए कि भाई हर एरिया में डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है सॉरी, सारी चीजें हर एरिया में अलग अलग है ना, ये बातें हमको याद है। और यहाँ पे सिर्फ अच्छा कल्चर के अलावा लैंग्वेज की बात, लिटरेचर की बात कर देते, लिटरेचर लैंग्वेज एक ही हो जाता है, एक ही चीज में लिख लो, ठीक है। सबका अपना हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री है सबका अपना अलग अलग, तो ये सब अपना बटे हुए हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद एक पॉइंट और लिख सकते हो, और हर कोई को फील्स होता है, क्या फील्स, एफिनिटी, एफिनिटी किससे एफिनिटी है भाई, हर किसी को कल्चर से, है ना, एफिनिटी किसके लिए भाई, उनके लैंग्वेज के लिए, है ना, एफिनिटी फॉर लैंग्वेज, फॉर हिज लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए, यानी अपने लैंग्वेज से बहुत लगाव है हर बंदे को ना, अपने लैंग्वेज से बहुत लगाव है, और अपने लैंग्वेज में प्राउड है, करना भी चाहिए यार प्राउड अपने लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसकी वजह से एक राइज हुआ, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो होती है ना, कि भाई इससे एक राइज हुआ, जिसमें आप एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, एमएनएस, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, हाँ, तो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का मकसद ये है कि मराठी पीपल को आगे करना, उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रख सकते हो आप, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, तो राइज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, तो तीनों पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये होगा आपका कि भाई डिफरेंट एरिया है, इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसका डिफरेंट एरिया, और लैंग्वेज कल्चर में इंडिया बटा हुआ है, और हर एरिया का अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री है, और हर कोई अपने जो लैंग्वेज से, है ना, फील्स ऑफ एफिनिटी फॉर हिज लैंग्वेज, हर कोई जो फील्स करता है अपने लैंग्वेज से एफिनिटी, है ना, तो अपने लैंग्वेज से उनको लगाव है, ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। राइज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, अब इसकी वजह से क्या हुआ, राइज हुआ, किसका राइज हुआ, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का राइज हुआ, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
अब यही सब क्या कहलाता है आपका, जो ये होता है ना मेन पॉइंट, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की वजह से जो राइज हुआ ना, राइज ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, तो यही क्या कहलाया आपका, रीजनलिज्म कहलाया। अपने रीजन से लेकर, अपने इलाके से लेकर जो लगाव होता है, जो मोहब्बत होता है ना, अपने लैंग्वेज से लेकर, यही कहलाता है आपका रीजनलिज्म। बस यही मेन पॉइंट है आपका। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, नेशनल पार्टीज। तो नेशनल पार्टीज के लिए कई कंडीशन है। ये पार्टीज, नेशनल पार्टीज तो याद रखो आप लोग, ज्यादा मुश्किल नहीं, फटाक से याद हो जाएगा आपको। जो पार्टी नेशनल लेवल पे फंक्शन करती है उसको बोलते हैं नेशनल पार्टी। फंक्शन एट नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे जो फंक्शन करती है, नेशनल लेवल। अच्छा, तुम डायरेक्ट बता सकते हो यार नेशनल लेवल की पार्टी कौन कौन सी है। पहले पार्टी तुम बोल सकते हो कांग्रेस है, ठीक है, बीजेपी है, ठीक है, 2-3 नाम याद रखो। बीजेपी हो गया, उसके बाद क्या हो गया अपना एनसीपी भी नेशनल लेवल की पार्टी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये 2-3 पार्टी है जो नेशनल लेवल की पार्टी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इलेक्शन कमीशन हैज लेड सर्टेन क्राइटेरिया फॉर पार्टी टू गेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब कुछ पार्टी को क्या करना पड़ेगा भैया, उनको ना कुछ वोट सिक्योर करना पड़ेगा। कितना वोट सिक्योर करना पड़ेगा, वोट सिक्योर करना पड़ेगा 6%, 6% वोट सिक्योर करना पड़ेगा। कितने स्टेट में, 4 और मोर स्टेट में। कितने स्टेट में याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, 4 और मोर स्टेट। याद रखिए क्या वर्ड है, 4 और मोर, कम नहीं ज्यादा, है ना। 4 या उससे ज्यादा स्टेट में 6% जो वोट शेयर है, जो भी इलेक्शन होगा उसका 6% वोट शेयर उसको लाना ही लाना है, उससे कम नहीं चलेगा रे बाबा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेट असेंबली, लोकसभा में, लोकसभा हो गया, ठीक है। ये जो है किस में होना चाहिए, देखो 6% वोट जो है लोकसभा या विधानसभा दोनों में चलेगा, ठीक है। और मिनिमम 4 मेंबर्स लोकसभा में, कम से कम लोकसभा के अंदर अगर हम लोग बात करें, कम से कम 4 मेंबर सिलेक्ट होना चाहिए, 4 मेंबर, ठीक है। लोकसभा में 4 मेंबर सिलेक्ट होना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया पकड़ के चलो, 4 मेंबर अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अलावा 2% वोट शेयर मिलना चाहिए टोटल, टोटल लोकसभा में, टोटल लोकसभा में 2% शेयर मिलना चाहिए, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन में टोटल 2% शेयर मिलना चाहिए, वोट शेयर, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये मेन मेन पॉइंट है जो आप देख सकते हो, है ना, जो मैंने बताया। तो ये आपको समझ में आ गया, फंक्शन ऑफ नेशनल लेवल ये करना चाहिए। कुछ नाम दे दोगे अपनी तरफ से, है ना, नाम अपनी तरफ से देख लो। फिर उसके बाद 6% वोट जो है 4 या मोर स्टेट्स में होना चाहिए, ठीक है, जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें। फिर लोकसभा, और लोकसभा में 4 मेंबर सिलेक्ट होना चाहिए टोटल। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा, 2% टोटल लोकसभा वोट शेयर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है, अपने को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज द लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ये बात अपने को बताने का भाई ये सही है या गलत है, ठीक है। ये मार्च 2000, ये पूछा गया था मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटिकल पार्टी जो है ट्रू और फॉल्स में था। अब ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है भाई, है ना, क्योंकि हम लोगों का जो भी चीजें हैं, जो भी बातें कौन कहाँ तक पहुंचती है, गवर्नमेंट तक पहुंचती है, ठीक है, कौन पहुंचाने का काम करता है, ये पॉलिटिकल पार्टी पहुंचाने का काम करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, डिमांड, पीपल का जो डिमांड है ना, कन्वे करती है। क्या करती है, कन्वे करती है। क्या कन्वे करती है, डिमांड। किसका डिमांड भाई, पब्लिक का ही ना डिमांड, और किसका, है ना, डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स, डिमांड एंड कंप्लेंट्स। तो पब्लिक का डिमांड और कंप्लेंट्स कन्वे करती है, ठीक है। कौन कंप्लेंट करता है, डिमांड और कंप्लेंट कन्वे करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती है, ठीक है। कहाँ करती है, किसको पहुंचाती है, गवर्नमेंट को पहुंचाती है ना, कंप्लेंट गवर्नमेंट को पहुंचाती है, ठीक है। इन्फॉर्म करती है पब्लिक को, क्या इन्फॉर्म करती है, इन्फॉर्म वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिसी जो दुनिया भर की गवर्नमेंट का है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है।
समझ में आ गया सबको? जो फालतू बकवास कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं उनको उड़ा दूंगा, ठीक है, सीधा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? देखो अपने को फटाफट खत्म करना है 15-20 मिनट में, और फटाफट आप समझ लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहा हूँ मैं। तो पहला काम क्या करता है पॉलिटिकल पार्टीज, जो करती है कन्वे करती है डिमांड और जो है कंप्लेंट्स, जो भी पब्लिक का गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है, या कोई भी फंक्शन काम नहीं हो रहा है, सही से काम नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम जो है उसको कन्वे करती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाती है पॉलिटिकल पार्टीज। और जो भी सरकार की तरफ से स्कीम निकला है ना, पॉलिसी निकली है, तो सारे पॉलिसी को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट को पहुंचाने का काम पार्टी करती है, ठीक है। ये हो गया। चलो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब आखिरी पॉइंट एक और ले लो, इसके अंदर कुछ पॉइंट और लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स लिखने के बाद 2 पॉइंट लिख दिए तो इनफ होता है, फिर भी लिखते हैं अपन पेपर डायरेक्शन। तो ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख दो, दैट इज इनफ, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। एक आधा मार्क्स तो तुमको ट्रू फॉल्स पे में ही मिल जाएगा 1 मार्क्स, फिर उसके बाद ये पॉइंट 2 लिख दोगे, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट पहली बात है कि आपका ट्रू है, ठीक है। सिमिलर व्यू वाले लोग टुगेदर आते हैं, सिमिलर व्यू पीपल, सेम व्यू वाले पीपल कम टुगेदर, है ना, जमा होते हैं और एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है। सिमिलर व्यू वाले, सेम आइडियाज वाले जो लोग हैं साथ में जुड़ते हैं और एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है। तो पहली पॉइंट यही हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? ट्राई टू सॉल्व पब्लिक या पीपल, पब्लिक का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भाई पब्लिक का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? वो पार्टी करती है, ठीक है। ये अपने को दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। सम पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो क्या करती है? रोल ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। पार्टी क्या होता है? कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती है ना। जैसे बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी जो है ये रिप्रेजेंट करती है, और आरपीआई शायद एक पार्टी है वो करती है, ठीक है। जैसे बीएसपी एग्जांपल दे सकते हो आप, बीएसपी है, ठीक है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एमएनएस का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि एमएनएस स्पेशली बनाया गया है मार्क्सवादी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एमएनएस का भी नाम लिख सकते हो आप, बीएसपी। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन पॉइंट। तो पहला पॉइंट स्टेटमेंट क्या था? ट्रू था, सिमिलर व्यूज पीपल टुगेदर। इसमें सिमिलर व्यू पीपल टुगेदर आते हैं और ट्राई टू सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स, पब्लिक के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और कम्युनिटी से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलिशन पार्टी लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। कॉलिशन पॉलिटिक्स जो होता है लीड्स करता है इंस्टेबिलिटी। कॉलिशन का मतलब होता है 2-4 पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती है, तो उसमें क्या होता है? स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें क्या होता है? इनस्टेबल नहीं होता, यानी गवर्नमेंट पूरी तरह से चल नहीं पाती। और ये सच्चाई है तो कुछ जगह पे सही भी होता है, बट एक्चुअली तुम्हारे बुक के हिसाब से इसको फॉल्स लिखना है ना। वैसे आपने देख ही लिया है, कॉलिशन गवर्नमेंट नहीं चलाता अभी, है ना। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की पार्टी थी, कांग्रेस थी, और शिवसेना टूट गई। तो मगर यहाँ पे अपने को किताब के हिसाब से फॉल्स लिखना पड़ेगा। और नो सिंगल पार्टी गॉट मेजॉरिटी आफ्टर इलेक्शन हेल्ड इन 1989। तो 1989 में क्या हुआ? कोई भी पार्टी जो इलेक्शन मेजॉरिटी में नहीं आया, नो मेजॉरिटी, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिला। कब पहली बार हुआ? 1989 में हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं हुआ। अब उसकी वजह से सेंटर में गवर्नमेंट बनी, है ना। जो गवर्नमेंट कैसी बनी? कॉलिशन गवर्नमेंट बनी, ठीक है। तो 1989 में क्या हुआ? तो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, और वहां पे फिर पहली बार इंडिया के अंदर क्या हुआ? जो गवर्नमेंट बनी वो कॉलिशन गवर्नमेंट बनी 1989 में, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पार्टी हैड टू साइड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन अ कॉमन एजेंडा, ठीक है। कॉमन एजेंडा पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कॉमन एजेंडा, ठीक है। ये कॉमन एजेंडा, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पार्टी जो होते हैं सब अपना अपना जो एजेंडा है उसको छोड़ के कॉमन एजेंडा पे इकट्ठा हो जाते हैं और गवर्नमेंट कॉलिशन करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि कॉमन एजेंडा सब ले लेके चलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि एग्जाम्पल दे सकते हो कि अपना महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और सेना ने काफ़ी गवर्नमेंट चलाया है। बीजेपी के बाद एनसीपी, ये बुक वगैरह में नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ, बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस ने काफ़ी गवर्नमेंट चलाया है। ठीक है, इनका कॉलिशन गवर्नमेंट काफ़ी दिनों तक चला है। ठीक है, बीजेपी का जो कॉलिशन गवर्नमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एनडीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीए बोला जाता है। ठीक है, जिसमें एनडीए में कई लोग आ जाते हैं, जैसे शिवसेना आ गया, है ना, और भी कई पार्टी दुनिया भर की आती है एनडीए के अंदर। ठीक, अब इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि बस इतना मेन रीजन आपने दे दिया, तो इसकी वजह से देयरफॉर कॉलिशन पॉलिटिक्स लीड द इनस्टेबिलिटी, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग या फॉल्स, ऐसा बना के सेंटेंस लिख सकते हो। बट स्टार्ट में लिखना पड़ेगा दिस सेंटेंस इज फॉल्स करके लिखना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा। द अबाउ स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, श्रोमणी अकाली दल इज अ नेशनल पार्टी, ये अपने को अगला बताने का। क्या चल रहा है यार कमेंट से लोग का, ये बकवास ज्यादा कर रहे क्या, पढ़ भी रहे? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलिशन पॉलिटिकल लीड्स टू इनस्टेबिलिटी के बाद श्रोमणी अकाली दल इज द नेशनल पार्टी, ये अपने को बताना है कि अकाली दल ये नेशनल पार्टी है कि नहीं। देखो पहली बात अपने को समझना पड़ेगा अकाली दल आती कहाँ से। अकाली से समझ जाओ कि पंजाब यानी सिख से रिलेटेड पार्टी है, यानी पंजाब की ही पार्टी है। ठीक है, पंजाब की पार्टी है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, जैसे हमको समझ में आया कि भाई अब से पंजाब की पार्टी है, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अरे तुम लोग शेयर नहीं किया यार, थोड़ा शेयर वगैरह करो, है ना। तो ये पार्टी जो है, और जो नए लोग हैं उनको मैं ये बोलूंगा एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सिर्फ पंजाब की पार्टी है। अब पंजाब की पार्टी होने का मतलब सिर्फ पंजाब के अंदर है। ठीक है, जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया किसका क्राइटेरिया भाई, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया। किसका है? नेशनल पार्टी का, नेशनल पार्टी का, इसको फुलफिल नहीं करता है। पार्टी का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता ये। ठीक है, जो भी क्राइटेरिया हमने कुछ देर पहले देखा, नेशनल एक पार्टी बनने के लिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या होता है, 4% वोट शेयर करना पड़ता है, वही घुमा के यहाँ पे लिख सकते हो तुम, ऐसा कोई टेंशन नहीं। वही पॉइंट यहाँ पे दे सकते हो कि इतना परसेंट वोट शेयर रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है, इतने इलाके में, इतना स्टेट के अंदर जो होते हैं मेंबर असेंबली जीतना चाहिए, तो ये कोई भी क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं करता, उसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, ये पॉइंट आपने लिख दिया। उसके आगे देखते हैं, इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ पंजाब तक है। इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टी ओनली इन पंजाब, सिर्फ पंजाब में इनका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो जैसे ये पार्टी है उसी तरह हमारा जो एमएनएस है वो भी लोकल पार्टी है। ठीक है, शिवसेना भी है, वो भी सिर्फ महाराष्ट्र की पार्टी। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ने इसको क्या दिया है, इलेक्शन कमीशन ने इसको बोला है कि भाई ये क्या है, सिर्फ लोकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला भाई, कमीशन, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया इसको, क्या रिकॉग्नाइज किया, लोकल पार्टी के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, ये पॉइंट याद रख सकते हो। ये मेन पॉइंट मैंने बता दिया कि आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो, है 21 जुड़े हैं क्या, खत्म करने के बस करते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट, पे बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, भाई लोग टाइम पास ज़्यादा कर रहे हैं। ट्रू एंड फॉल्स मूवमेंट आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, ये दिया हुआ अपने पास। यहाँ पे छोड़ते क्या, बस करते क्या, पढ़ने उड़ने का दिल तो तुम लोग का कर नहीं रहे। कितना टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया ना करते हो।
देखो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट आर इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी। मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट में कई लोग जमा होते हैं एक साथ और पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड स्टार्ट अ मूवमेंट टू सॉल्व सोशल इश्यूज। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है, ट्रू है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि पीपल जो होते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को, ऑर्गेनाइज करने के बाद और स्टार्ट करते हैं मूवमेंट सॉल्व इश्यूज को। जो इश्यूज होता है सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो होता है पीपल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, पीपल जो हो ऑर्गेनाइज होते हैं और जो भी मसले उनके उनको सॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनाइज होने के बाद सॉल्व करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ